नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस की। बीए साइक्लो ऑनर्स की पूरी एक सीरीज़ हमने यहाँ पर स्टार्ट की थी दोस्त। इसी में ही हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लास यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के बेस पर होगी। तो देखिए दोस्त, वॉटसन्स व्यूज़ ऑन इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशंस, हमारे कुछ टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले उन टॉपिक्स को ही यहाँ पर समझ लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखिए, वॉटसन्स व्यूज ऑन इंस्टिंक्ट्स एंड आप कह सकते हैं इमोशन। तो इमोशन के बारे में वॉटसन ने क्या कहा, पहली थॉट तो आपकी यही बनती है। दूसरा, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट, है ना दोस्तों, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जिसे आप कहते हैं, गेस्टाल्टवाद भी जिसे आप कहते हैं, वो चीज़। द इमरजेंस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको जीन पियाजे का नाम, है ना, जीन पियाजे की कॉग्निशन लर्निंग थ्योरी और वाइगोस्की की आप देखिए सोशल लर्निंग थ्योरी। ये दोनों साइकोलॉजिस्ट के थॉट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, ये चीज़ दोस्त। द कंट्रीब्यूशन ऑफ हरमन वुल हेल्मटॉज, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजिस्ट का इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जब साइकोलॉजी में विभिन्न एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तो उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी के अंदर किए थे। यही कुछ बेसिक टॉपिक्स है, यही कुछ बेसिक क्वेश्चन है आपके सामने, जो एग्जामिनर बार बार आपसे क्या करता है दोस्त, पूछता है। क्लियर? अब देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। कंटेंट सामने कम लिखा होगा तो बातों पर ज़्यादा फोकस करना, जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले वॉटसन की बात करते हैं। इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस के बारे में उन्होंने क्या कहा। इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है दोस्तों सहज ज्ञान, जिसे सीखने के लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। व्यक्ति को खुद ही क्या हो सकता है, वो हो सकता है, खुद ही खुद में सीख सकता है। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था चॉम्स्की, भाषा विज्ञानी हुए। चोम्स्की ने यह कहा था कि व्यक्ति को भाषा सीखने के लिए बाहरी वातावरण की आवश्यकता कम होती है। भाषा सीखने की उसके अंदर एक जन्मजात शक्ति होती है। भाषा सीखने कह सकते थे जन्मजात, मतलब इसे इंस्टिंक्ट्स आप कह सकते हैं, सहज ज्ञान। लेकिन वॉटसन क्या कहते हैं, वॉटसन कहते हैं कि बिहेवियरिज्म इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरिज्म का क्या मतलब हुआ कि जैसे इमोशंस है, सहज ज्ञान है, ये दोनों बाहरी व्यवहार को देखकर सीखे जाते हैं, खुद में खुद नहीं सीख सकता इंसान। जॉन बी वॉटसन, जो इनका पूरा नाम है, वो कहते हैं बिहेवियरिज्म में इंट्रोस्पेक्शन को तो पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं और फोकस करते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को। ये कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। अब आप कहेंगे सर इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है। इंट्रोस्पेक्शन ये होता है कि अपना इंस्पेक्शन खुद ही करना। इंट्रो मतलब खुद के अंदर झांक के देखना, अपनी गिरबान में झांकना, आप क्या कह सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। इससे हमें अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस का पता चलता है, अपने सही और आप कहेंगे गलत व्यवहार का हमें पता चलता है। लेकिन वॉटसन कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। जो कुछ भी आप अपने अंदर या फिर दूसरों के अंदर अच्छा या बुरा पाते हैं, वो दूसरों को ऑब्जर्व करके पाते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति सोसाइटी के अंदर क्या करता है, एक बिहेव करता है, उसका एक बिहेवियर होता है। और ये बिहेवियर हमें कैसे पता चलता है, ऑब्जर्व से पता चलता है। व्यक्ति कई बार खुद अपने बिहेवियर को जज नहीं कर पाता, दुनिया उसे सही तरीके से क्या कर लेती है, जज कर लेती है। अब आप कहेंगे सर आप तो हमें बता रहे थे कि वॉटसन का इमोशंस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इंस्टिंक्ट्स पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और आप बिहेवियरिज्म क्यों पढ़ाने लगे। क्योंकि उनका कहना ही यही है कि व्यक्ति के जो इमोशंस हैं, वो हमेशा ही कहा जाता है ना कि खुद से ही डेवलप हो जाते हैं, इंस्टिंक्ट होते हैं, अंदर से डेवलप होते हैं इमोशन। नहीं, यहां पर वॉटसन कहते हैं, वॉटसन बिलीव दैट इमोशंस आर नॉट इनेट इंस्टिंक्ट्स। मतलब क्या है, ये जन्मजात नहीं होते, ये आप कहेंगे खुद से डेवलप नहीं होते, बल्कि इमोशंस डेवलप नहीं किए जाते, इमोशंस तो सीखे जाते हैं। कैसे किए जाते हैं दोस्तों, सीखे जाते हैं। कब सीखते हैं, जब हम रेस्पॉन्स करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई व्यक्ति जंगलों में रह रहा है, जिसके आसपास कोई नहीं रह रहा, ये वॉटसन की थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, उसके आसपास कोई नहीं रह रहा, तो उसे ईमानदारी, बेईमानी, आप कहेंगे भलाई या फिर सहानुभूति, अनुभूति, इनके बारे में पता ही नहीं होगा। कब पता चलेगा, जब उसके आसपास कुछ लोग हों, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, उस एनवायरनमेंट के प्रति वो क्या करेगा दोस्तों, रिस्पॉन्स करेगा। जब एनवायरनमेंट के प्रति वो रिस्पॉन्स करेगा तो उसी के बेस पर उसके क्या होंगे, इमोशंस डेवलप होंगे। तो इमोशंस आर नॉट अ इनेट, आप कह सकते हैं इंस्टिंक्ट, इट इज अ लर्न्ड बाय द सोसाइटी। दैट इज द थ्योरी ऑफ वॉटसन, के जो इमोशंस हैं वो आत्मजात नहीं होते, आप कह सकते हैं वो हमारे आत्मन में नहीं होते, इंस्टिंक्ट में नहीं होते, सहज ज्ञान में नहीं होते, इन्हें सोसाइटी के माध्यम से सीखा जाता है। ही सजेस्टेड दैट ह्यूमन बिहेवियर, उन्होंने सजेस्ट किया कि ह्यूमन बिहेवियर जो होना चाहिए, जिसमें इमोशंस भी आते हैं, उन्हें शेप किया जा सकता है थ्रू द कंडीशनिंग और आप कहेंगे रेनफोर्समेंट। वॉटसन कहते हैं कि अब आपको पता बिहेवियरिज्म के दो ही कीवर्ड होते हैं,
जब बिहेवियरिज्म की बात आती है तो या तो कंडीशनिंग से चीजें सिखाई जाती हैं या फिर रिइंफोर्समेंट से। रिइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है, या तो रिवॉर्ड देकर या फिर आप मान के चलिए पनिशमेंट देकर, जिसे आप पॉजिटिव या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी को अच्छा या बुरा व्यवहार सिखाना या फिर किसी के अच्छा इमोशंस को डेवलप करना, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें उसको उसी के हाल पे छोड़ दिया जाए, नहीं, उसको सिखाया जा सकता है। किस तरीके से, कंडीशनिंग करके। कंडीशनिंग कैसे होती है भाई, मान लीजिए किसी ने ईमानदारी दिखाई, आपने उसे क्या किया, रिवॉर्ड किया। यही तो कंडीशनिंग करना होता है ना। ईमानदारी दिखाओगे तो आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, आपको उपकार मिलेगा, आपको उपहार मिलेगा। क्लियर दोस्त। यदि आप क्या करोगे, बेईमानी करोगे, घपला करोगे, दगाबाजी धोखेबाजी करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसे आप कहते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, इसे आप कहते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव वाले सिस्टम को जो माँ बाप हमें बचपन से करते आए हैं, इसी को ही आप क्या कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं। कि हर बिहेवियर को एक कंडीशन के साथ हमें एसिमुलेट कर देना है। अच्छे बिहेवियर को बढ़ाई के साथ और आपके बुरे बिहेवियर को बुराई के साथ हमें कंडीशनिंग इसकी कर देनी है। इससे हम किसी भी व्यक्ति के अंदर इमोशंस डेवलप कर सकते हैं, अच्छे या बुरे आप कहेंगे गुण डेवलप कर सकते हैं। इट मीन्स अब वॉटसन के व्यूज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वॉटसन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोस्त बताइए, वॉटसन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अच्छा या बुरा बिहेवियर सीखा जाता है, व्यक्ति के अंदर से नहीं होता। बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट बात की मैं आपको खास बात बताऊं, गेस्टाल्ट जो वर्ड है ये बात करता है एज अ होल की। एज अ होल, होल मतलब क्या होता है दोस्तों, पूर्ण। ये साइकोलॉजी ये कहती है, साइकोलॉजी की कैसी ब्रांच है, ये कहती है कि मानव का जो ब्रेन है वो एज अ होल काम करता है, कभी भी चीजों को पार्ट्स में नहीं देखता। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपसे कहा मैं यहां पर 2 स्पेलिंग लिखता हूं, ठीक है दोस्त, और उसके बाद मैं यहां पर एक और स्पेलिंग लिखता हूं, ठीक। आप मुझे बताइए, ये भी मॉर्निंग और आज के समय आप व्हाट्सएप पे इसे भी मॉर्निंग पढ़ते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहते हैं कि व्यक्ति जब एज अ होल देखता है तो उसे मतलब होता है, आप कहेंगे लास्ट के और पहले शब्द से या फिर बीच के 1-2 शब्द से, उसी से ही वो पूर्ण रूपेण शब्द बना सकता है। मतलब क्या है, वो कभी भी चीजों को टुकड़ों में नहीं देखता। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड या फिर आप कह सकते हैं मेंटल प्रोसेसेस कभी भी चीजों को टुकड़ों में नहीं देखती, वो हमेशा उसे एज अ होल देख के चलती है, पूर्ण देख के चलती है। देखिए होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, संपूर्ण अप्रोच। तो गेस्टाल्टवाद की खास बात क्या है कि हर चीज को संपूर्ण में देखा जाता है। ये एक आइडिया है जिसमें कहते हैं कि माइंड जो है चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को परसीव कैसे करता है, कंडीशंस को कैसे परसीव करता है, एज अ होल पैटर्न्स, कैसे, एज अ होल, एक पूर्ण के रूप में परसीव करता है, उसे कभी भी सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट के रूप में नहीं देखता। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं कि यहां पर 4 लोग खड़े, चलो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का एक बड़ा ही बेहुदा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहां पर ये 4 लोग खड़े हैं, ये 3 जो है यहां पर आप देखिए, मान लीजिए शराब पी रहे हैं, है ना, वाइन फॉर एग्जांपल के लिए, और ये व्यक्ति सिर्फ इनके साथ खड़ा है कंपनी देने के लिए। ऐसे दोस्त आपने बहुत देखे होंगे कि 3 पीते हैं, एक नहीं पीता, वो खड़ा है सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां से कोई व्यक्ति गुजरता है जो इनका चारों का जानकार है, तो क्या वो इनको अलग अलग देखेगा, ये पी रहा है, ये पी रहा है, ये पी रहा है और ये नहीं पी रहा है, ऐसा कोई देखता है? आप कहेंगे नहीं सर। कंप्लेन चारों के घर ये जाएगी तो चारों वहां पर क्या पी रहे थे, शराब पी रहे थे। रीजन क्या है, एज अ पार्ट नहीं देखता चीजों को कोई भी व्यक्ति, होल करके चलता है। कहते नहीं, अगर एक मछली हो तो पूरे तालाब को गंदा करती है, वही सिस्टम है यहाँ पर। उस मछली को कोई इंडिविजुअल पार्ट को नहीं देखेगा, पूरी ही चीजों क्या कर जाएगा, गलत ठहरा दिया जाएगा। क्लियर? तो ये चीज होता है दोस्त, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। अब यहाँ पर एक आ गया कि व्यक्ति परसेप्शन कैसे बनाता है, कैसे व्यक्ति अपने अंदर धारणाएं विकसित करता है, आपको ये बताना है। धारणाएं विकसित कैसे करता है व्यक्ति, ये आपको बताना है। सबसे पहला तरीका होता है प्रोक्सिमिटी। जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास होते हैं उन्हें एज अ ग्रुप में देखा जाता है। जितने पास पास होंगे उतना उनका ग्रुप बनता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 लोग कमरे के 4 कोनों में बैठे हैं, ध्यान से समझना, तो वो हो सकता है उनके बीच दोस्ती हो भी या ना हो, लेकिन 4 दोस्त आप देखिए उसी कमरे में एक ही जगह पर बैठे हैं और जितने वो पास बैठेंगे उतना ही दोस्ताना स्वभाव होगा। और मान लीजिए एक दूसरे गोद में ही बैठे हैं तो प्यार मोहब्बत वाला दोस्ताना स्वभाव हो जाएगा दोस्त। तो इसलिए कहा जाता है जो ऑब्जेक्ट जितने पास होते हैं उतना ही उनको क्या माना जाता है, आप देखिए ग्रुप में मान लिया जाता है। गेस्टोल्ट के सारे प्रिंसिपल्स हैं दोस्त ये। पहला है प्रोक्सिमिटी का सिद्धांत, समझ में आया। दूसरा सिमिलैरिटी, ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर आर ग्रुप टुगेदर। जो ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं उनको क्या मान लिया जाता है, एक जैसा मान लिया जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं लेकिन 4 बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो आपको ये तो टॉपर्स हैं यार, टॉपर अपने आप ही आपने क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया उनका। तो जो ऑब्जेक्ट, जो गुण आपको एक जैसे दिखाई देंगे उनको हम सिमिलर मान लेते हैं, सिमिलैरिटी कहते हैं। क्लोजर क्या है, वी परसीव इनकम्प्लीट शेप्स एज अ कंप्लीट। कई बार क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं ये क्या है,
तो आप कहेंगे सर ये तो ट्राइंगल है। ध्यान से समझना, रीजन क्या, एक जनरल व्यक्ति बहुत डिटेल में न जाएगा तो पहली बार में क्या कहेगा, ये तो यार त्रिभुज है, ट्राइंगल है। हालांकि ट्रायंगल नहीं है क्योंकि इसका भी पूरा हिस्सा कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को क्या करते हैं, कभी भी इनकम्प्लीट ना देखकर इन्हें कंप्लीट ही देखते हैं। बात समझ में आई? आगे देखिए, कंटिन्यूटी, वी टेंड टू परसीव स्मूथ एंड कंटिन्यूअस लाइंस। आपको पता है दोस्त, हम कंटिन्यूटी में चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो सही लिखा हो चाहे वो गलत लिखा हो। बात समझ में आई? तो ये सारे प्रिंसिपल्स है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं दोस्त, ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि गेस्टाल्ट ये कहता है कि चीज़ों को कभी भी पार्ट्स में नहीं देखा जाता, चीज़ों को हमेशा एज अ होल काउंट किया जाता है, पूर्ण में ही देखा जाता है। और ये पूर्ण को बनाने के, एज अ होल देखने के कई अप्रोचेस क्या होते हैं, प्रोक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर और कंटिन्यूटी। बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस में होते हैं तो हम बहुत तेजी से क्या करते हैं, चीज़ों को चेक करते हैं, इंडिविजुअल पार्ट को चेक नहीं करते। बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं दोस्त, थोड़ा सा समझने की कोशिश यहां पर करेंगे। द इमरजेंस ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी। अब देखिए कोग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है। कोग्निटिव जो वर्ड है ये कोग्निशन से बना है। किससे बना है समझ, ये बना है कोग्निशन से। कोग्निटिव साइकोलॉजी जो वर्ड है ये कोग्निशन से बना है और जिसका मतलब होता है दोस्तों रिलेटेड टू ब्रेन। एक ऐसी साइकोलॉजी जो ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जैसे आप कभी कई बार स्ट्रक्चरलिज्म भी मान लेते हैं जबकि नहीं है, और जो ब्रेन के या फिर मेंटल प्रोसेसेस से संबंधित है, किस तरीके से ब्रेन डेवलप होता है, किस तरीके से व्यक्ति नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, किस तरीके से व्यक्ति नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ये भी कई बार इसके अंदर काउंट किया जाता है। ये है कोग्निटिव साइकोलॉजी। तो देखिए एक ऐसी साइकोलॉजी जो बिहेवियरिज्म के रिस्पॉन्स में क्या हुई थी, उत्पन्न हुई। मतलब जैसे बिहेवियरिज्म खत्म हुआ, बिहेवियरिज्म ने क्या कहा था कि हर व्यवहार सीखा जाता है, किसके माध्यम से, रिइंफोर्समेंट के माध्यम से, पॉजिटिव रिवॉर्ड देकर नेगेटिव पनिशमेंट, अभी बताया था ना बिहेवियरिज्म। उसी के रिस्पॉन्स में आई कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इसका क्या मतलब है, ये कहते हैं कि इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस सच एज मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन और लैंग्वेज, इसके माध्यम से सीखते हैं। व्यक्ति व्यवहार से कम सीखता है, दूसरों को देखकर कम सीखता है, व्यक्ति अपने इंटरनल मेंटल प्रोसेस से ज्यादा सीखता है, जो उसके दिमाग में प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिहेवियरिज्म से यदि व्यक्ति देखकर सीखता है तो वहीं कोग्निटिव साइकोलॉजी में व्यक्ति चीजों को मेमोराइज करके, प्रॉब्लम्स को सोल्व करके, परसेप्शंस बना बनाकर और आप कहेंगे लैंग्वेज के माध्यम से सीखता है। क्लियर? बात समझ में आई नहीं है? मान लीजिए हमारे पास कोई भाषा ना होती तो क्या हम कभी भी फॉर एग्जांपल दूसरों से कनेक्ट हो पाते? आप कहेंगे नहीं, तो सीखने के अवसर थोड़े से कम हो जाते। परसेप्शन क्या होता है, जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग परसेप्शन बनाते हैं, अलग अलग धारणा यहाँ पर बनाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्याओं का समाधान, और मेमोरी का मतलब आपको पता ही है चीज़ों को याद करना। तो जो समस्याओं का विभिन्न, आपको पता है जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, जब हम अलग अलग समस्याओं का समाधान करते चले जाते हैं तो इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप कहते हैं। इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, आप करके सीखना भी कहते हैं। इट फोकसेस ऑन हाउ पीपल एनकोड, ये इस चीज पर फोकस करता है कोग्निटिव साइकोलॉजी कि कैसे व्यक्ति किसी भी जानकारी को एनकोड करता है, मतलब अपनी भाषा में याद रखता है। एनकोड मतलब एक तरीके से चीजों को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, किस तरीके से उन्हें मेंटल आपके प्रोसेसेस में लेके आता है और किस तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को भाषा में उतारना, उसे ब्रेन तक पहुंचाना प्रोसेस करके, और फिर उसे क्या करना, स्टोर करना, जिसे आप मेमोरी कहते हैं। इन सभी को देखना और फिर दिमाग में क्या करना, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। यही कोग्निटिव साइकोलॉजी हमें कहती है कि जो भी चीज व्यक्ति सीखता है उसे अपने दिमाग में प्रोसेस कर करके सीखता है। इसके लिए मैंने दो साइकोलॉजिस्ट आपको बताए थे, एक मैंने आपको बताया था जीन पियाजे, है ना, उनकी कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी, और एक वाइगोस्की जिनकी सोशल लर्निंग थ्योरी, वो दोनों यही है। कोग्निटिव साइकोलॉजी जो है दोस्तों इज द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड द स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ बोथ फील्ड्स मेड पैरेलल्स बिटवीन ह्यूमन कॉग्निशन एंड कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है इसका यूज बहुत ज्यादा कहां होता है, कंप्यूटर साइंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि जिस तरीके से मनुष्य का ब्रेन वर्क करता है चीजों को लेकर, उसी तरीके से यदि मशीन करने लगे, कंप्यूटर करने लगे, तो इसी इंटेलिजेंस को मानव निर्मित इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें बताती है कि हाउ ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कहती है कि हाउ ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस। तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं, सहायक बनते हैं। क्लियर? और सबसे खास बात क्या है, जब से एआई आई है दोस्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, मेटा एआई हो गया, या फिर आपका चाइना का डीप सीक हो गया, इन पे इतने डिपेंडेंट हो गए लोग कि अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान लगाना ही नहीं चाहते, अपने मेंटल प्रोसेसेस का वो यूज नहीं करते, न मेमोराइज, न परसेप्शन, न लैंग्वेज, न प्रॉब्लम सॉल्विंग। सब कुछ कौन कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए कर रही है, बशर्ते आपको सिर्फ रटना पड़ता है चीजों को एग्जाम देने के लिए। ठीक है, आगे चलिए।
इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है दोस्तों? अभी मैंने बताया था कि बिहेवियरिज्म में से पूरी तरीके से निकाल दिया गया था, लेकिन बिहेवियरिज्म आने से पहले इंट्रोस्पेक्शन होता था अपने खुद के विचारों को देखना, झांक कर अपनी खुद की फीलिंग्स को देखना और अपने खुद के सेंसेशंस को देखना जो सेंसरीज के माध्यम से होते हैं। कुछ ऐसे सेंसेशंस जो सेंसरी के माध्यम से होते हैं दोस्त, उन सेंसेशंस को आप क्या कहते हैं? उन सेंसेशंस को आप इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। मतलब क्या है? इंस्पेक्शन करना है, लेकिन अपने खुद का इंस्पेक्शन करना है, जानिए आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या हैं। लेकिन जेबी वॉटसन क्या कहते हैं? आपके जॉन बी वॉटसन ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति इंट्रोस्पेक्शन बहुत आसानी से नहीं कर सकता, ये बिहेवियर में पता चलता है। क्लियर? इट इज अ मेथड वेयर इंडिविजुअल ऑब्जर्व, इंडिविजुअल यहाँ पर क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, रिपोर्ट करते हैं अपने इंटरनल एक्सपीरियंसेस को। ये याद रखिए, अर्ली साइकोलॉजिकल स्टडीज में इसका यूज होता था जब हम मेंटल प्रोसेस को समझते थे। क्योंकि आप देखिए, जब बात आती थी आत्मसिद्धि की, आत्मज्ञान की, आत्मसंप्रत्यय की, तब इस्तेमाल होता था इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन जब बिहेवियरिज्म आया तो उसने कहा कि ऑब्जर्व करके भी चीज़ों को जाना जा सकता है, अपने अंदर बैठ के कहीं जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां जाकर आपको कोई ज्ञान नहीं मिलना। ठीक है, तो आप एक दूसरे से बिहेवियर्स, आप दूसरों का बिहेवियर जज कीजिए, आपका कोई करेगा और आपको अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ पता चल जाएगी, आप दूसरों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ बता दीजिए। ये बिहेवियरिज्म आया तो इंट्रोस्पेक्शन खत्म हो गया। वाइल वैल्यूएबल फॉर एक्सप्लोरिंग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, सब्जेक्टिव जो एक्सपीरियंसेस होते हैं दोस्त, जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उनके लिए तो ये सही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो यूनिवर्सल थ्योरीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसा लेस रिलायबल है क्योंकि ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है, हर व्यक्ति का अलग होता है। अब मान लीजिए मैंने अपने अंदर झांका, मुझे कोई कमी दिखाई नहीं दी, रीजन क्या था? क्योंकि मैं बेईमानी को आप कहेंगे गुण मानता हूं, क्योंकि मेरी सब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी? ऑब्जेक्टिविटी जो सबके लिए सही हो। अब मैं कहता हूं बेईमानी एक गुण नहीं है, एक अवगुण है, एक बुराई है, लेकिन मैंने जब खुद का इंट्रोस्पेक्शन किया, मैं तो उसे मानता ही नहीं बुराई, मैंने कहा मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। लेकिन दुनिया जब ऑब्जर्व करेगी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में, तो कहेगी तुम्हारे अंदर तो बेईमानी, तो गलत गुण है। तो बिहेवियरिज्म जैसे ही आया और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर यूनिवर्सल थ्योरी आई, उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन खत्म हो गया। इसलिए से एक वीक साइकोलॉजी माना जाता है, लेस साइकोलॉजी माना जाता है। क्लियर? लेस रिलायबल कह सकते हैं आप। आगे देखिए, बात करते हैं कि हरमन ने 5 कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या दिए। एक तो उन्होंने थ्योरी ऑफ परसेप्शन दी थी दोस्त, इसके अलावा स्पीड ऑफ नर्व इंपल्सिस ये थ्योरी दी थी जो कि आप देखिए बायोसाइकोलॉजी की है। इसके अलावा आप कहेंगे ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी ऑफ कलर विजन, ये भी उन्होंने दी थी। हियरिंग और सेंसरी प्रोसेसिंग हमारा किस तरीके से होता है, माइंड बॉडी कनेक्शन, ये 5 थ्योरीज दी हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में इन्होंने, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर करके ये थ्योरीज उन्होंने डेवलप की है। बिल्कुल माइनर सब बताऊंगा, आप इन्हें लिख सकते हैं। थ्योरी ऑफ परसेप्शन में हमें बताते हैं कि ह्यूमंस परसीव कलर, डेप्थ, मोशन, लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन। यानी व्यक्ति धारणा किस बेस पर बनाता है? रंग के बेस पर, किसी भी चीज की गहराई में जाकर, मोशंस को देखकर। कुल मिला के व्यक्ति जो है अपने एक्सपीरियंसेस से चीजों को देखकर, सेंसरीज का यूज कर करके अपनी धारणाएं बनाता है। एक बात उन्होंने हमें ये बताई। दूसरी, ही वॉज द फर्स्ट टू मेजर द स्पीड एट विच नर्व सिग्नल्स ट्रेवल। उन्होंने कहा ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया हमें कि हमारी नर्व्स इंफॉर्मेशन को किस तरीके से, आपके कितनी तेजी से ट्रैवल करती है। इन्होंने स्पीड नाप के बताई थी कि फॉर एग्जांपल यहां पर कोई चीज टच हुई तो ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी। मान लीजिए मैंने इसको टच किया और ये गर्म था, तो ये इतनी फास्ट होता है कि जैसे मैंने इसको टच किया तुरंत ब्रेन को पता चला ये गर्म है। तो ये स्पीड को मापने वाले फर्स्ट व्यक्ति यही थे, नर्व इंपल्सेस को मापने वाले। उन्होंने कहा द ह्यूमन आई हैज 3 टाइप्स ऑफ आप कहेंगे रिसेप्टर्स। आंख में 3 प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, एक रेड, ग्रीन और ब्लू, विच कंबाइन टू क्रिएट ऑल कलर्स। और इन्हीं को कंबाइन कर करके जो हमारी आंख है वो क्या करती है दोस्तों, आप कहेंगे वो हमारी आंख है सारे कलर्स को बनाती है। मॉडर्न कलर साइंस में कही इस बात को उन्होंने। हियरिंग और सेंसरी प्रोसेसिंग में क्या कहते हैं, हाउ द ईयर डिटेक्ट साउंड फ्रीक्वेंसीज। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कान सुनता है। ठीक, और माइंड बॉडी कनेक्शन में उन्होंने बताया हिज वर्क लिंक्ड साइकोलॉजी विद साइकोलॉजी। उन्होंने कहा फिजियोलॉजी विद साइकोलॉजी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमारा माइंड यानी कि हमारी साइकोलॉजी और किस तरीके से हमारी बॉडी यानी कि फिजियोलॉजी, फिजिक्स जिसका मतलब है, ये किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये थ्योरी भी उन्होंने हमें दी थी। डन दोस्त, यहां तक आपको यदि समझ में आया तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे चलें, बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए, तो यहां पे अब ये जो आपकी फर्स्ट क्लास थी खत्म हो गई। ये जो सेकंड क्लास है हिंदी मीडियम की, मैं आपको करूंगा नेक्स्ट सेशन में। सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस हिंदी मीडियम में। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तक ये बात जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद।